आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये टॉपिक। सबसे पहले अगर हम देखें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन अगर हम फिश सीड के अंदर पढ़ें तो ये मैनुअली होता है। मैनुअली मतलब बाय हैंड। इसमें क्या किया जाता है, जो फिशेज होती हैं, फिशेज से उनके जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स उनको कोलेक्ट कर लिया जाता है। फिशेज से गैमेट का कलेक्शन होगा, ठीक है। कलेक्शन करने के बाद जब इनका कलेक्शन हो जाएगा, कलेक्शन करने के बाद जैसे कि मेल फिश से कलेक्ट होंगे स्पर्म और फीमेल फिश से कलेक्ट होंगे ओवा, ठीक है। स्पर्म एंड ओवा ये कहां से कलेक्ट होंगे, फीमेल से। दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा मैनुअली, और इस मिक्सिंग को हम नाम दे देते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होती है किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है, ये डिपेंड होगी फ्रेश वाटर के ऊपर। फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है, अगर फिशेस कॉमनली फ्रेश वाटर के अंदर रह रही हैं तो उस फ्रेश वाटर के ऊपर डिपेंड होगी। पहला तो ये मीडियम हो जाएगा। दूसरा मीडियम हमारे पास ये हो सकता है कि अगर फिशेस किसी पॉन्ड के अंदर है तो दूसरा मीडियम हमारे लिए पॉन्ड हो सकता है। अब अगर हम यहां से आगे बात करें तो जैसे कि मेथड्स हैं कुछ ऑफ इंड्यूसिंग इन पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेस। जो पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेस हैं उनको इंड्यूस करने का क्या क्या मेथड रहेगा। सबसे पहले जो पॉन्ड में रहने वाली फिशेस हैं उनके ओल्ड वाटर को हम चेंज कर सकते हैं फ्रेश वाटर से। ओल्ड वाटर की जगह फ्रेश वाटर डाल दिया जाए। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक फिशेस इन ब्रीडिंग, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फिशेस डाली जाएं जो कि ब्रीड कर सकती हैं। बाय कीपिंग स्पेसिफिक लाइट एंड टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर और लाइट कंडीशन हमें स्पेसिफिक ही देनी पड़ेगी जितने टेम्परेचर पर वो ब्रीड कर पाए, वही हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक साइट फॉर एग लेइंग एंड फॉर द अटैचमेंट ऑफ एग, हमें कुछ स्पेसिफिक साइट प्रोवाइड उनको करनी पड़ेगी जहां पे वो एग ले कर सके। तो ये मेथड हमें अपनाने पड़ेंगे किसके लिए, पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेस के लिए। अगर मैं बात करूं नॉन पॉन्ड ब्रीडिंग फिश की, तो नॉन पॉन्ड के केस में अगर मैं बात करूं, नॉन पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेस हैं, इनके केस में दो मेथड रहेंगे। सबसे पहला मेथड, इनके केस में हमें टू मेथड्स को स्टडी करना है, टू मेथड्स। सबसे पहले मेथड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला मेथड आ जाता है इंड्यूस्ड बंद ब्रीडिंग। इंड्यूस्ड बंद ब्रीडिंग क्या होता है, ये वैसे हमने पढ़ा भी है। इंड्यूस्ड बंद ब्रीडिंग में क्या होता है, फिशेस जो आर्टिफिशियली अगर हम कर रहे हैं, नेचुरली तो फिशेस मॉनसून सीजन के अंदर ब्रीड करती हैं, बट अगर हमें आर्टिफिशियली कुछ करना है इसके अंदर फिशेस को ब्रीड करवाने के लिए, तब हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना पड़ेगा। लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें आर्टिफिशियली मेंटेन करना पड़ेगा पॉन्ड के अंदर। दूसरा, इनको लाइक मानसून, जो मानसून सीजन आता है जिसके अंदर हैवी शॉवर होता है, बहुत ज्यादा हैवी शॉवर होता है, ठीक है, लाइक मॉनसून सीजन, इनको एक हैवी शॉवर, ठीक है, ये प्रोवाइड कर दिया जाता है, हैवी शॉवर। और जिसके चलते जो वाटर करंट है उसके अंदर भी चेंजेस किया जाता है। वाटर करंट, ठीक है, वाटर करंट का मीन है कि फ्लोइंग ऑफ वाटर, उसके अंदर भी चेंजेस किया जाता है। अब इतनी सारे चेंजेस पाने के बाद जब फिशेस को ये लगता है, ठीक है, एहसास कराना, नेचुरल में नहीं है, नेचुरल में मॉनसून सीजन नहीं है, एक फिशेस को एहसास करा दिया जाता है कि उनका जो मॉनसून सीजन है वो आ गया है। फिशेस को कुछ ऐसा फील होता है, जब उनको कुछ ऐसा फील होता है तो उसी सीजन के अकॉर्डिंग वो ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। उनको जब ये आभास हो जाता है कि ये सीजन आ गया तो वो ब्रीड करना शुरू कर देंगी और मोर एग प्रोड्यूस करेंगी, जिसके कारण फिशेस के अंदर ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। तो पहला मेथड तो ये रहेगा इंड्यूस्ड बंद ब्रीडिंग। दूसरा मेथड हमारे पास रहेगा
दूसरा मेथड हमारे पास रहने वाला है जिसको मैं नाम दे रहा हूं हाइपोफाइजेशन। हमें पढ़ना भी वही है, हाइपोफाइजेशन। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोफाइजेशन क्या होती है सर? सुनो, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एक बार में आप गेट कर लोगे कि हाइपोफाइजेशन क्या होती है। फेसेस के अंदर जो फेसेस होती हैं, फेसेस के अंदर 2 से 3 mg का जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है ना, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फिश के अंदर, इंट्रोड्यूस इन फिश। पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को फिशेस के अंदर 2 से 3 mg का पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फिश के अंदर। मेनली इस पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट के अंदर होता क्या है जिसकी वजह से ऐसा हम कर रहे हैं? किसकी वजह से कर रहे हैं? पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रही है या ब्रीडिंग देखने को मिल रही है। पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट में हमें मेनली 2 हार्मोन देखने को मिलते हैं जिसको हम बोल रहे हैं FSH एंड दूसरा है हमारे पास LH। ये हार्मोन क्या काम करेगा? ये हार्मोन फिशेस के अंदर ब्रीडिंग को बढ़ा देगा। ये हार्मोन फिशेस के अंदर ब्रीडिंग को इंक्रीज कर देगा, फिशेस ब्रीड करने लगेंगे। मेनली इन्हीं हार्मोन की एक्सट्रैक्ट को फिशेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। 2 से 3 mg का हो सकता है। अब सबसे पहले अगर किसी देश ने ये किया था तो सबसे पहले ये करने वाला देश था हमारा ब्राजील। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले ये करने वाला देश था ब्राजील। ब्राजील के बाद फिर यूएसए की बारी आ गई। यूएसए ने भी इसको ट्राई किया और ट्राई करने के बाद उनको पता लगा कि हाँ, इससे तो बहुत ज्यादा ब्रीड बनाई जा सकती है, फिशेस की ब्रीडिंग बहुत अच्छी होती है, पॉपुलेशन फिशेस की इंक्रीज की जा सकती है, जिसको हमने हाइपोफाइजेशन बोल दिया। हाइपोफाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम फिशेस के अंदर 2 से 3 mg का पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इंट्रोड्यूस या इंजेक्ट कर देते हैं तो फिशेस आर्टिफिशियली ब्रीड करने लगती है। फिशेस स्टार्ट ब्रीडिंग, ठीक है, स्पॉनिंग। फिशेस ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगी जिसका कारण कौन से 2 हार्मोन होंगे? ये 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट के अंदर ये होते हैं, जिसके कारण जो फिश ब्रीडिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। ये हमें हाइपोफाइजेशन के अंदर देखने को मिला। और ऐसा करने वाला पहला देश कौन था? ब्राजील था। उसके बाद चाइना, यूएसए, बाकी देश आगे आते गए। हमारे इंडिया के अंदर भी यूज किया जाता है इसको आजकल। अगर हम ये देखें कि हाउ टू कलेक्ट पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, पिट्यूटरी के एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट कैसे करते हैं? जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है, सबसे पहले अगर मैं फिशेस की बात करूं, जो फिशेस हैं उनके अंदर जो ये स्कल है उनकी, ठीक है, स्कल ध्यान से देखेंगे, ये इनकी स्कल है। इनकी स्कल को क्या किया जाता है? ऊपर से ये रिमूव करके यहां पे इनकी पिट्यूटरी देखने को मिलती है, जस्ट इनके ब्रेन के नीचे। ठीक है, इसको मैं ब्रेन मान लूंगा। ये जस्ट इसके ब्रेन के नीचे जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है मायोडोम। मायोडोम, इस मायोडोम के अंदर ये पिट्यूटरी देखने को मिलती है। इस पिट्यूटरी को नाइफ की हेल्प से रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, नाइफ से कट करके रिमूव कर लिया जाता है। इस पिट्यूटरी को नाइफ से कट करके रिमूव कर लिया जाएगा। अब इसको प्रेजर्व करके कहां पे रख देंगे? देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्कल को ऊपर से उठा दिया जाता है। स्कल को ऊपर से उठा के स्कल के ब्रेन के पार्ट के नीचे मायोडोम नाम का पार्ट है, उसके अंदर हमें पिट्यूटरी देखने को मिल जाती है और पिट्यूटरी को नाइफ से कट कर लिया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा। अब इतना काम करने के बाद इस पिट्यूटरी को या तो फिर एसीटोन के अंदर रखते हैं या फिर हम एल्कोहल के अंदर रखते हैं। ठीक है, एल्कोहल के अंदर रखते हैं। या तो हम एसीटोन प्रेजर्व करने के लिए या तो हम एसीटोन या फिर एल्कोहल के अंदर इसको पुट कर देते हैं। एल्कोहल या एसीटोन के अंदर पुट करने के बाद इस मेथड से हम क्या करते हैं, प्रेजर्व करने के बाद कुछ टाइम रखने के बाद इसको 6 मंथ तक एसीटोन के अंदर रखा है तो 6 मंथ तक ड्राई कर लेते हैं। एल्कोहल के अंदर रखा है तो 2 से 5 2.5 ईयर
2.5 ईयर, 2.5 साल के लिए इसको ड्राई किया जाता है। अब इसको ड्राई किया जाएगा, ठीक है। फिर इसको इंजेक्शन फॉर्म के अंदर लाया जाता है, फिर इसको इंजेक्शन फॉर्म के अंदर लाया जाता है और वहां से पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट है वो निकाला जाता है। 6 मंथ या 2.5 ईयर, 6 मंथ या 2.5 ईयर, ध्यान से सुनना इस बात को, 6 मंथ या 2.5 ईयर कितना वेट करना पड़ता होगा फिशरमैन को। तो दे हैव हाई पोटेंशियल, उनको भी हाई पोटेंशियल रखना पड़ता होगा। वेट कितना होता है, अगर वो इस 6 मंथ या 2.5 ईयर के चक्कर में रहेंगे तो उनकी जो फिशेस का ब्रीडिंग सीजन है वो तो निकल जाएगा ना भाई, उनकी जो फिश ब्रीड करने वाली है वो सीजन तो निकल गया। तो ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग मेथड बोला जा सकता है। एक तो है सबसे पहली इसकी नुकसान मैं बोलूंगा, सबसे पहला इसका नुकसान क्या है कि ये एक तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड, एक तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। दूसरा जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो स्टैंडर्ड नहीं, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड टाइप ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट विच गेट बाय द फिशेस। तो लार्जर फिश होती हैं उनके अंदर भी कई बार ये करने के बाद भी, ये मेथड अप्लाई करने के बाद भी फिशेस के अंदर बहुत ज्यादा ओव्यूलेशन नहीं होती, बहुत ज्यादा ओव्यूलेशन नहीं होती। तो इसके लिए जो फिशरमैन है ना कोई अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं, इसके लिए फिशरमैन कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं। और वो अल्टरनेटिव सोर्स किसके लिए ढूंढ रहे हैं, ताकि फिशेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन हो जाए, फिशेस के अंदर ओव्यूलेशन हो सके। तो अब इसका क्या करते हैं, ये इसको पाउडर्ड फॉर्म के अंदर बना के, जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है पाउडर्ड फॉर्म के अंदर बना के ये फिशेस को डाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे फिशेस ओव्यूलेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना अप्लाई किया जाता है। देखो यहां से मैंने क्या बताया, हाउ वी गेट पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट ब्रेन की अपर पार्ट को रिमूव करते हैं, नीचे एक मायोडोम नाम का पार्ट है, वहां से पिट्यूटरी को रिमूव करते हैं, उसको चाकू की हेल्प से रिमूव करके एसीटोन या अल्कोहल के अंदर रख लेते हैं, जिसका टाइम रहता है 6 मंथ या 2.5 ईयर। फिर ड्राई करते हैं उसको, किसके ऊपर ड्राई किया जाएगा, ये मेथड जरूरी है, ड्राई किसके ऊपर किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा इनको फिल्टर पेपर के ऊपर, ठीक है, जो फिल्टर पेपर होते हैं उन पे रख के इसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। और ड्राई करने के बाद जो मेथड इतना अप्लाई हुआ, इसने कुछ टाइम कंज्यूम कर लिया, तो कुछ फिशेस का ब्रीडिंग सीजन निकल गया, 2.5 साल 6 मंथ, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं फिशेस का जो ब्रीडिंग सीजन है वो निकल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसलिए जो फिशरमैन है इसको कम अप्लाई करते हैं, फिशरमैन है कम अप्लाई करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम, और इसके अंदर स्टैंडर्ड जो ओव्यूलेशन है वो हो भी नहीं पाता। तो फिशरमैन इसके लिए अलग सोर्सेस को सर्च कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई ना कोई अलग सोर्स, पिट्यूटरी के एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को निकालते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले प्रिकॉशन हो सकती है कि पिट्यूटरी किसकी रिमूव कर लेनी चाहिए, पिट्यूटरी should be removed a mature fish, एक मैच्योर फिश की पिट्यूटरी को रिमूव कर लेना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी इंजेक्टेड इन सेम स्पीसीज, इंजेक्टेड ऐसा नहीं है किसी दूसरे की पिट्यूटरी निकाली और कोई और स्पीसीज के अंदर इंजेक्ट कर दे, इंजेक्टेड इन सेम स्पीसीज, ठीक है, सेम स्पीसीज के अंदर इंजेक्ट कर देनी चाहिए। तीसरा, देखो पिट्यूटरी हम किसी से भी निकालें, मेल से निकालें फीमेल फिश से निकालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट कैन बी collected from any sex, मतलब कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है या फिर
फीमेल भी हो सकता है, किसी भी टाइप की फिश से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर हम पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को गेट कर रहे हैं किसी फिशेस से। तो इसके बाद देखो ब्रीडिंग हापा। ब्रीडिंग हापा क्या होते हैं, ये क्लोज चैम्बर होते हैं, चैम्बर हम बोल सकते हैं इनको। चैम्बर किस चीज के बने होंगे, बैम्बू से बने होंगे, ठीक है, बैम्बू से बने हुए चैम्बर होते हैं। खास बात क्या है इनकी, जो बैम्बू से बने हुए चैम्बर है नियर द रिवर होंगे, नियर द रिवर, ठीक है, रिवर के आसपास होंगे, रिवर के किनारे या पोंड के किनारे पे ये प्रेजेंट होंगे। इनके अंदर जो नेट यूज होगा, एक स्पेशल नेट यूज होता है जिसको हम मॉस्किटो नेट भी बोल देते हैं, ठीक है, मॉस्किटो नेट का भी यूज कर लिया जाता है, मच्छरदानी जाली बोल देते हैं जिसको। या फिर इसके अलावा जिनके मैसेज, ठीक है, जिनके मैसेज स्मॉल हों ऐसे नेट का यूज किया जाता है, मैसेज जिनके स्मॉल हों ऐसे नेट का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, सुनो, टू प्रिवेंट escaping of egg and spermatozoa, एग और स्पर्मेटोजोआ के एस्केप ना कर जाए, इसके लिए ऐसे नेट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा हापा बनाने के बाद इसके अंदर जो ब्रीड हमें चाहिए उस ब्रीड को मैनुअली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है, इसमें ब्रीड फिश को छोड़ दिया जाता है ताकि उसके एग उसी के अंदर प्रोड्यूस हो, मेल 2 फीमेल 1 मेल को छोड़ देंगे और इसके अंदर हाई चांसेस रहेंगे कि यहाँ पे हापा के अंदर ब्रीडिंग हो जाए। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद बारी आती है स्पानिंग की। अब स्पानिंग कैसे होगी, एक तो इंजेक्शन के 5 या 7 आवर के अंदर, इंजेक्शन देने के 5 या 7, ठीक है, 5 या 7 आवर के अंदर स्पानिंग स्टार्ट हो जाती है, स्पानिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, स्पानिंग का हमें पता कैसे लगता है, जैसे ही एग्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है इसके अंदर स्पानिंग के लिए, तो सबसे पहले हमें पता लग जाता है कि जो एग ब्रीड हो चुके हैं, जिन एग के अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है, जो एग ब्रीड बन चुके हैं, फर्टिलाइजेशन जिनकी हो चुकी है, वो एग अलग से नजर आते हैं लाइक अ पर्ल, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे ना, जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे वो हमें अलग दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, लाइक पर्ल, चमक होगी उसके अंदर। बट जो अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे वो ओपेक दिखेंगे, उनके अंदर से हमें आर पार नहीं दिखेगा। बट जो पर्ल लाइक एग होंगे इसका मतलब है उनकी आर पार से दिखेगा, वो ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे, वो नीचे तली में भी बैठ जाएंगे, ठीक है, नीचे तली में बैठेंगे और धीरे धीरे इनके अंदर डेवलपमेंट होने लगती है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगेगी, ब्रीड पैदा होने लगेगी। बट अगर ऐसा नहीं होता, चांस ये होता है कि हो जाए, बट अगर ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ चांस में हो सकता है कि ऐसा ना हो, देन इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट किया जाता है, इट रिपीट अगेन। तो इसको रिपीट कर दिया जाता है इस प्रोसेस को कि हायर चांसेस रहे फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन रुके नहीं, क्योंकि हमें हायर फर्टिलाइज्ड एग लेने हैं, हायर स्पानिंग होनी चाहिए, ठीक है, हायर स्पानिंग होनी चाहिए, स्पान में फर्टिलाइज्ड एग। और स्पानिंग कैसे होती है, जब उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं एग के साथ स्पर्म को या फिर स्पर्मेटोजोआ को इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, तब जाके स्पानिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और स्पानिंग होने में लगभग कितना टाइम लगता है, 5 से 7 आवर लगता है, इंट्रोड्यूस जब उनको किया जाता है 5 से 7 आवर लग जाता है, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी जो वीडियो है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे से